क्वेश्चन, शुंगकालीन आर्थिक जीवन का उल्लेख करें। मीन्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ शुंगा पीरियड। क्वेश्चन हम लोग का ये है कि शुंगकालीन आर्थिक जीवन का उल्लेख करें कि शुंगा पीरियड में लोगों का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, उनके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुंगकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन था। इनके साथ साथ कई उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में कई व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। नगरों में व्यापारियों की श्रेणी होती थी। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों के अपने व्यवसाय नियम होते थे। पाटलिपुत्र, वैशाली, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, वाराणसी, तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। समुद्री व्यापार की उन्नति के कारण बड़े बड़े पोतों का निर्माण भी एक प्रमुख व्यवसाय बन गया। व्यापार में विनिमय का माध्यम सिक्के थे। स्वर्ण मुद्राओं को निष्क दिनार और सुवर्ण तांबे के सिक्कों को कोसाम पाण और चांदी के सिक्कों को पुराण अथवा धारण कहा जाता था। इनको धारण, सिक्के, पुराण इत्यादि कही जाती थी। ठीक है, ये इनके बारे में हमने सुन लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो इनको देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। कुषाण कालीन आर्थिक जीवन का उल्लेख करें कि कुषाण काल में लोग कैसे रहते थे। तो कुषाण कालीन आर्थिक जीवन को की सर्व प्रमुख विशेषता थी भारत का मध्य एशिया तथा पश्चात विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की स्थापना। कुषाण कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था रेशम मार्ग पर नियंत्रण। यह सिल्क रूट चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाता था एवं कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरता था। रोम तथा पार्थियों के बीच संबंध मधुर न होने के कारण चीन के साथ व्यापारिक संबंध रखने के लिए रोमनों को मूलतः कुषाण साम्राज्य की मित्रता पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वस्तुतः भारतीय व्यापारी रोमन चीन के बीच व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीद कर रोम भेजते थे, जिनमें वे अत्यधिक मुनाफा स्वरूप रोम से भारी मात्रा में सोना प्राप्त करते थे। पिल्ली और पेरी पल्स के लेखक के अनुसार रोम भारत से मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियां, चंदन, इत्र आदि बहुतायत में आयात करते थे। इसके बदले वे भारी मात्रा में रोम का सोना भारत आता था। रोम के निवासियों का भारतीय विलासिता की सामग्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। रोमन युवतियां भारतीय मोती के गहने धारण करती थी तथा महिलाएं भारतीय मलमल की साड़ियों की दीवानी थी। पश्चिम के जो लोग थे उन्होंने भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि इनका नाम उन्होंने यवन प्रिय पड़ गया। रोमन लेखक प्लिनी ने 1777 ईस्वी में लैटिन में लिखी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में बताया है कि रोम प्रति वर्ष भारत में विलासिता की सामग्री मांगने में 10 करोड़ सेस्टर्स व्यय करता है। इस बात पर वह दुख भरे शब्दों में कहता है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। अतः इस अपव्ययता के लिए उसने अपने देशवासियों की निंदा की है। वस्तुतः यह रोमन व्यापार कुषाणों की समृद्धि का एवं उन्नत अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। कुषाण कालीन भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ। रोमन साम्राज्य एवं मध्य एशिया के अतलाई पहाड़ों से भारत को भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। कुषाणों ने भारी मात्रा एवं विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों का उपदेश विशेष प्रकार के लेन देन में ही होता था, जबकि समान व्यवहार में उत्तर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्राप्त तांबे के सिक्के प्रचलित थे। अतः हम कह सकते हैं कि कनिष्क का शासनकाल आर्थिक समृद्धि का काल था। नगरीकरण भी अत्यंत विकसित था। मथुरा एवं उज्जैन प्रमुख व्यापारिक नगरी थे। उज्जैन का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि यहाँ 2 बड़े मार्गों का संगम था, एक कौशाम्बी से आने वाला और दूसरा मथुरा से। उज्जैनी में गोमेंद्र, इंद्रगुप्त, सूर्यकांत जैस पर रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। यहाँ पर आगीट, गोमेद और कौर्णकौलिन, इंद्रगुप्त आदि पत्थरों का भी निर्यात भी होता था। इस पर कुल मिलाकर भारत में कुषाण काल निसंदेह हर प्रकार से संपन्नता एवं आर्थिक सुदृढ़ता का काल था। शायद इसीलिए आर एस शर्मा महोदय कुषाण काल को ही प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास कि गुप्त कालीन भूमि और राजस्व व्यवस्था का उल्लेख करें। गुप्त काल में राज्य की आय से कई साधन थे। भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, नियमित कर के अंतर्गत उद्रंग भूमि पर ऊपरी कर, भोग कर, विशिष्ट बेगार तथा अन्य प्रकार के कर थे। उपज का 6वां भाग 1.6 भूमि के कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर संग्रह के लिए ध्रुवीकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए पुस्तपाल, महाभक्ष, पीलक
गुल्लक तथा करड़िक थे। भूमि को नापकर सीमा निर्धारित की जाती थी। भूमि भी दान में दी जाती थी। भूमि को निम्न भागों में विभक्त किया गया था: खल, बंजर, अपरहित, जो तोड़ी ना गई हो, अप्रतिकार, जिसका कर नियत ना हुआ हो। उपज के आधार पर ही भूमि के कई भाग थे: नल, खेतिहार भूमि, खील, परती भूमि, वास्तु, बसी हो, अप्रदा, जिसके सरकार का कोई आय ना हो।